हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का आखिरी टॉपिक लेकर के आए हैं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद का लेक्चर्स है। तो यदि आप नए हो तो पुराने लेक्चर को देख करके आए, मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारे चैप्टर्स का आखिरी इंड टॉपिक माना जाता है, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज का हेडिंग है उसके ऊपर एबनॉर्मल मोलर मास बेटा जी, और इसके बाद का जो करेक्शन आएगा वन टॉप फैक्टर आई आता है। तो बेटा जी हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास में क्या सीखते हैं, थोड़ा इसके बारे में आपको कुछ पहले से ब्रीफ दे देता हूँ। और स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है तो आप उसको अच्छे से पेन कॉपी लेकर के बैठे रहें, आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो मैं इसमें मैक्सिमम केसेस क्या करूंगा, आपको समझाने का काम करूंगा। स्टेटमेंट सामने लिखा हुआ है, आप उसको अच्छे से रिटर्न कर सकते हैं। तो बेटा जी देखो, एबनॉर्मल मोलर मास में क्या यानी कि कॉन्सेप्ट है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा था। तो उससे क्या हो रहा था कि हमारे पास जो सॉल्यूट था, तो सॉल्यूट के मोलर मास को हम लोग क्या कर रहे थे, डिटरमाइन कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ या बाय यूजिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखो उसमें क्या समस्या था कि जो सॉल्यूट थे, जैसे यूरिया था यानी NH2CO2, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, जैसे हमारे पास बेटा जी C12H22O11 है, यानी ये किसका फॉर्मूला है, शुगर का है, या फिर हमारे पास सुक्रोज का कह सकते हो। तो इन्हीं सारे सॉल्यूट का क्या कर सकते हो कि हम और आप जो है इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। तो इन सारे मॉलिक्यूल में देखो क्या देखने को मिल रहा था, क्योंकि इनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है सॉल्यूशन में। जैसे ग्लूकोज को देखो, तो बेटा ग्लूकोज C6 है, H12 है, O6 है, तो इसको जब पानी में डालोगे तो ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होता था। तो यहीं पर क्या है ना कि समस्या देखा गया कि जब मान लो कि हमारे पास ऐसे वाले सॉल्यूट है तो इनका मोलर मास तो एक्यूरेट निकाल ले जा रहे थे, लेकिन जब हमारे पास समस्या तब हुआ जैसे हमारे पास टूटने वाले आ गए, जैसे NaCl आ गया, जैसे हमारे पास बेटा जी KCl आ गया। ये भी तो सॉल्यूट हो सकते हैं। ऐसे वाले जब सॉल्यूट आए तब इनमें क्या है ना कि जब हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसके मोलर मास में कुछ डिफरेंस पाया जा रहा था। अब मेरी बात क्लियर होगी अच्छे से। यानी समस्या तब हुआ जब आपके एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाले सॉल्यूट हमारे मार्केट में दिखने लगे। तो इसको कैलकुलेट जब किया गया मोलर मास, तो इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी पाया गया, मतलब कुछ इसमें एरर पाया गया मोलर मास इसमें। तो अब जरा देखो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि अब मैंने आपको क्या बेटा समझाया है। तो इसमें देखो दिया क्या है, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास कैन बी कैलकुलेटेड इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर मेट। यानी हम स्पेशली क्या कह सकते हैं कि एक्यूरेट मोलर मास तभी निकाल सकते हैं जब दो कंडीशन हमारे मिट होते हैं। पहला क्या हो गया, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, मतलब पूरी तरह से क्या है ना उसको पानी में मिला दिया जाए, डिजोल्व कर दिया जाए। दूसरा क्या है कि द सॉल्यूट डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हम तभी उसका निकाल सकते हैं, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है या सुक्रोज है, हम उनका एक्यूरेट मोलर मास तभी निकाल सकते हैं जब उसका क्या हो, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या फिर उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना हो। तब जाकर के हम ग्लूकोज यूरिया का क्या कर सकते हैं, मोलर मास एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन समस्या तब हुआ जब ऐसे वाले पार्टिकल आए। तो इन्हीं को समझने के लिए क्या है ना कि हमारे पास कुछ इस तरह से कंटेंट लिखे हुए हैं। तो ये ऊपर के दो लाइन आप समझ के अच्छे से, यानी कि हम स्पेशली ये समझाना चाहते हैं कि यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज का जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है तब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक्यूरेट मोलर मास निकाल सकते हो। अगला बेटा जी देखो इसमें क्या रूल होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल के क्या होता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब एस को NB लिखोगे यानी मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, तो मोल ऑफ सॉल्यूट जब तोड़ा जाएगा तो WB डिवाइड बाय क्या आता है, मोलर मास आता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, पार्टिकल के डायरेक्टली और मोलर मास के इनवर्सली हो गया। तो ये दो रिलेशन आप अच्छे से दिमाग में अच्छे से भी लिख लो। इसी से हमारा कहना कि आपको जो ये एबनॉर्मल दिख रहा है, देखो ये हेडिंग में ही समझ जाओ कि एबनॉर्मल लगा हुआ है। तो एबनॉर्मल का मतलब कि एक्यूरेट नहीं है, मतलब कि ठीक ठाक इसमें नहीं है सारी चीजें। तो अब देखो क्या इसमें समस्या है कि Cp जो है मोलर मास का बेटा जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात सही है। अब देखो हमें इसमें डिस्कस करना है डिसोसिएशन ऑफ अ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होगा। अब देखो यहीं पर आपको चीजें मैं ज्यादा समझाने का प्रयास करूंगा। तो जब ऐसे वाले डिसोसिएशन आ गए, यानी KCl हमारे पास है, तो KCl किस में टूटेगा, K+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। तो बेटा जी इसमें देखो क्या हो रहा है कि K+ है, Cl- है, तो कितने इसमें पार्टिकल्स हो गए, 2 हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल डबल है, हेंस द ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डबल। यानी KCl को जब तोड़ोगे आप
तो KCl बेटा जी किस पे टूटेगा, K प्लस पे टूटेगा और Cl माइनस पे टूटेगा। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ गए बेटा जी, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए ताकि मेरे को समझाने में यहाँ पर थोड़ा इजी रहेगा बेटा जी। ठीक है, अब देखो तो K प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया इसमें, जस्ट डबल हो गया। यहां तक समझ गए। आगे देखो तो ऑब्जॉर्ब Cp विल बी डबल, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल का डबल होना, यानी जो हम ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका डबल होना। ठीक है, अब मोलर मास में क्या पाया जाएगा, आधा। यानी देखो मैंने क्या बताया था कि Cp जो होता है पार्टिकल्स के तो डायरेक्टली है, ठीक है, थोड़ा समझना अच्छे से, और मोलर मास के बेटा जी क्या है, इनवर्सली है। तो पार्टिकल्स अगर डबल होगा तो Cp भी डबल हो गया। Cp डबल होने का मतलब क्या हो गया, मोलर मास, समझो मोलर मास आधा हो जाएगा। मतलब पार्टिकल डबल तो Cp डबल, Cp डबल तो मतलब मोलर मास लेट करो तो मोलर मास क्या हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा। तो वही देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, यानी कि मोलर मास जो हो गया, यानी कि ऑब्जॉर्ब मोलर मास, यानी कि जो हमने इसमें KCl का ऑब्जॉर्ब मोलर मास यानी ऑब्जॉर्ब किया, और जो पहले से थ्योरेटिकल वैल्यू, क्योंकि देखो KCl जो होता है, यानी KCl में क्या होता है बेटा जी, K है और Cl है, तो K का कितना होता है 39 और Cl कितना होता है 35.5 होता है। बट जब इसको जोड़ोगे तो 74 पॉइंट कितना आएगा, यानी 74.5 आएगा। अब क्या कहते हैं, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, 2, तो कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर दोगे तो बेटा थ्योरेटिकल जो मोलर मास आता है 37.25। यानी देखो, यानी कि आपके पास ये जो था थ्योरेटिकल मोलर मास था, इसको थोड़ा सा मैं क्लियरिटी कर दूं, ये बेटा जी क्या था, थ्योरेटिकल मोलर मास था जो कि 74.5 आ रहा था, और जो हम ऑब्जॉर्व कर रहे थे जस्ट उसका आधा आ जा रहा था। इसी को एबनॉर्मल मोलर मास कहा जाता है। अब मेरी बात समझ गए, जब हमारे डिसोसिएशन वाले मॉलिक्यूल आए तो इनका डिसोसिएशन हुआ, पार्टिकल्स क्या हो गए, डबल हो गए। पार्टिकल्स यानी जब डबल हो गया तो मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो ऑब्जॉर्ब मोलर मास है और जो थ्योरेटिकल मोलर मास है, यानी इनमें क्या हो गया, आधे का डिफरेंस पाया गया बेटा जी। मेरी बात समझ गए। इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया एबनॉर्मल मोलर मास, यानी कि ऑब्जॉर्ब मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास में क्या पाया गया, डिफरेंस पाया गया। इसी कंटेंट को या इसी कॉन्सेप्ट को बेटा जी कहा गया एबनॉर्मल मोलर मास। ये समस्या किस में देखा गया, जैसे KCl आ गया, जैसे NaCl आ गया, जैसे Na2CO3 आ जाएंगे, तो जितने पार्टिकल्स होंगे यानी उसका मोलर मास में क्या हो जाएगा, कमी आएगा। तो ऑब्जॉर्ब मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास में डिफरेंस पाना ही ऑबनॉर्मल मोलर मास बेटा जी कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बातें अच्छे से क्लियर कर लिए, यानी कि ऑब्जर्व मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास में डिफरेंस होना ही एबनॉर्मल मोलर मास कहलाता है। अब अच्छे से क्लियर कर लिए। अब चलो देखते हैं मेरे पास क्या हो गया, इन केस ऑफ एसोसिएशन। जब बेटा जी एसोसिएशन आया तो एसोसिएशन देखो सिंपलेस्ट नाम से सजेस्ट कर रहा है कि जब आपके मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करेंगे तो जाइंट मॉलिक्यूल बना लेगा। पहले मान लो कि 2 मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, अब वो जब डाइमर बनेगा, इसका जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा जी डाइमर का आता है। तो देखो इसमें लिखा भी स्टेटमेंट है और थोड़ा इसको रीड करते हैं। व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडरगो एसोसिएशन टू फॉर्म अ बिगर या फिर जाइंट मॉलिक्यूल, जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करता है तो एक लार्ज मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है। तो बेटा जी इसको एसोसिएशन कहते हैं। और डिसोसिएशन क्या होता है कि एक यानी सिंपलर आयंस में टूट जाना, यानी कि मॉलिक्यूल्स का सिंपलर आयंस में टूट जाना डिसोसिएशन कहलाता है। इनमें देखो नाम में ही मसाला छिपा हुआ है। डिसोसिएशन का मतलब टूट जाना और एसोसिएशन का मतलब कंबाइन हो जाना, जाइंट मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाना। अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, तो जैसे मान लो कि Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो जब ये आपस में डाइमर, बेटा जी ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये बन गया A और यहाँ पर क्या हो गया N, यानी इससे क्या कर गया, जुड़ गया। तो बेटा जी इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डाइमर कहा जाता है। ठीक है, डाइमर का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो जरा देखो इसमें सबसे फेमस एग्जांपल बेटा जी है कि एसिटिक एसिड आ जाए या फिर बेंजोइक एसिड, 2 ही एग्जांपल आपके सिलेबस में काफी फेमस है, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। जब बोलेगा बेंजीन, देखो ये वर्ड बहुत जरूरी है, जब बेंजीन में बोलेगा तो समझ जाना कि ये क्या हो गया, डाइमर बना दिया। देखो पहले क्या था, 2 ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल थे, अब ये आपस में क्या हो गया, एक सिंगल मॉलिक्यूल बेटा जी। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम लोग, डाइमर कहते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट बेटा जी क्या कहते हैं हम लोग, है डाइमर कहा जाता है। तो डाइमर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के जुड़ जाता है। अब देखो ये सिंपलेस्ट क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल है। तो जरा समझा जाए, देखो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से फील करा देता हूं कि इसमें क्या कंटेंट है बेटा जी।
ठीक है। अब देखो जरा मैं तुमको ये डाइमर का मतलब समझा देता हूँ। तो देखो इसमें दो मॉलिक्यूल है, इसको आपस में ज्वाइन करो। तो ज्वाइन कैसे करोगे, ये आपके पास H3C है, ऐसे इसको दिखा दो। ठीक है, फिर ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर ये OH ऐसे दिखा सकते हो। तो देखो ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल हो गया CH3COH हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले को कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा बेटा जी CH3। तो इस वाले को क्या लिखो, यहाँ पर HO ऐसे दिखा दो। ठीक है, फिर इस वाले में क्या दिखा दोगे, डबल बॉन्ड O दिखा दोगे। तो देखो इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाता है। क्या एग्जिस्ट कर जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो ये तुम्हारा जो मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, ये सिंगल मॉलिक्यूल में तब्दील हो गया। मेरी बात समझ गए। अब देखो मैंने इसमें क्या लिखा है कि जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू का क्या हो गया, आधा हो गया। पहले कितना था, 2, अब कितना हो गया, आधा। तो जब पार्टिकल्स आधा हो जाएगा तो समझो कि सीपी भी आधा हो जाएगा। और मोलर मास में और सीपी में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली होता है। तो मोलर मास के बेटा जी क्या हो गया, देखो ऑब्जर्व मोलर मास, यानी कि जो हमने इसमें ऑब्जर्व किया मोलर मास को, और थ्योरेटिकल जो कि पहले से था एसिटिक एसिड का। मेरी बात समझ गए। तो इसका क्या पाया गया कि अगर पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, यदि पार्टिकल्स आधा हो गया, तो थ्योरेटिकल वैल्यू का क्या हो जाएगा, मास का जस्ट डबल हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा है, ऑब्जर्व मोलर मास बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ द थ्योरेटिकल वैल्यू। तो मेरी बात समझ गए। तो बेटा जी एसोसिएशन में जो ऑब्जर्व मोलर मास होता है और थ्योरेटिकल मोलर मास में क्या होता है, जस्ट डबल हो जाता है। और डिसोसिएशन में क्या होता है कि हाफ हो जाता है। मतलब डिसोसिएशन में ऑब्जर्व मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास में क्या होता है, कम हो जाता है। वाइल जब आपका एसोसिएशन होता है तो उस केस में मोलर मास डबल हो जाता है, यानी इंक्रीज कर जाता है। तो जरा समझो, तो मैं यहाँ पर एक नोट लिखवा सकता हूँ बेटा जी, डिसोसिएशन में मोलर मास क्या हो जा रहा था। देखो डिपेंड्स करेगा, अगर NaCl KCl है तो उसमें क्या हो जाएगा, यानी कि NaCl और KCl जैसे एग्जाम्पल होंगे तो मोलर मास में क्या हो जाएगा, इसमें कमी पाया जाएगा। या तो इसको मैं सिंपली डिक्रीज लिख लेता हूँ। मेरी बात समझ गए कि जैसे जब डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन के केस में मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑब्जॉर्ब से, जो हम ऑब्जॉर्ब कर रहे थे, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स क्या हो जाता है, ज्यादा। तो पार्टिकल्स ज्यादा होने का मतलब मोलर मास में क्या हो जाएगा, कमी पाया जाएगा। तो सिंपलेस्ट इसको नोट में ऐसे लिख सकते हो। अगला देखो बेटा जी, एसोसिएशन के केस में क्या होता है, एसोसिएशन के केस में मोलर मास क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे दो वर्ड आप अच्छे से नोट कर सकते हो कि डिसोसिएशन के केस में मोलर मास कम हो जाता है और एसोसिएशन के केस में मोलर मास बेटा जी क्या हो जा रहा था, इंक्रीज कर जा रहा था। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया, यानी एबनॉर्मल मोलर मास कहा गया। तो अब इसको कैसे सुधार किया जाए, यानी कैसे इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक्यूरेटली निकाला जाए। तो इसमें एक महान साइंटिस्ट आए जिसका नाम है बेटा जी वन टॉप फैक्टर। क्या नाम इसका है, वन टॉप फैक्टर। यानी किसी भी तरह का सॉल्यूट आ जाए तो हम उसका एक्यूरेट मोलर मास निकाल सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि रुको जरा, कैसे निकाला जाएगा इसको। तो वन टॉप ने कहा कि पहले आप मेरे को आई निकालो। तो इन्होंने वन टॉप फैक्टर ने क्या दिया, अपना एक सिंबल यूज किया। अपना बेटा जी क्या किया, सिंबल किया। सिंबल को इन्होंने प्रोवाइड किया और इसी सिंबल को बोला जाता है वन टॉप फैक्टर आई कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया कि किसी तरह का आपका सॉल्यूट आ जाए, चाहे उसका सॉल्यूशन में डिसोसिएशन हो या ना हो, तो उन्होंने पहले बोला कि पहले आप मेरे आई को कैलकुलेट कर लो और जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे RLBP है, जैसे एलिवेशन है, जैसे डिप्रेशन है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा जी, उनमें क्या करोगे, आई से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहले आई को निकाल लोगे, फिर इसके बाद क्या कर दोगे, जितने भी टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनमें आई को रख करके सिंपली सॉल्व कर लोगे। तो अब देखो आई कैसे निकाला जाएगा, पहले इनको समझते हैं कि वन टॉप फैक्टर का स्टेटमेंट क्या होता है। क्योंकि देखो ये एक नया टेक्निकल टर्म है, तो बेटा जी ये पेपर में क्या ना क्वेश्चन आपका बन जाता है। मेरी बात समझ गए। तो वन टॉप फैक्टर देखो क्या बोला, यानी कि वन टॉप फैक्टर इंट्रोड्यूस अ फैक्टर आई इज कॉल्ड वन टॉप। तो जैसे देखो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा मैंने कीवर्ड बस लिखा है, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ आप उसको पॉज करके अच्छे से स्टेटमेंट को लिख लो सिस्टमैटिक तरीके से। तो वन टॉप फैक्टर इंट्रोड्यूस अ फैक्टर आई इज कॉल्ड वन टॉप। समझ गए। फिर इन्होंने क्या बोला, टू एक्सप्रेस, तो देखो मेन कीवर्ड बेटा यही है, टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ अ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। क्या ये मेरी बात समझ गए, नहीं समझ पाओगे, मुझे पता है कि आप समझ नहीं पाओगे। तो कहना ये चाहता है कि जो भी सॉल्यूट है उसके डिसोसिएशन और एसोसिएशन के एक्सटेंट को एक्सप्रेस करना ही वन टॉप फैक्टर आई कहलाता है।
जैसे NaCl है, KCl है, तो ये डिसोसिएट होगा, तो इसको एक्सप्रेस करना ही वन टॉप से किया गया। मेरी बात समझ गए? तो इन्होंने कुछ देखो फॉर्मूले दिए हैं, तो फॉर्मूले को मैं इसमें हाईलाइट कर देता हूं, फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है तभी आप क्वेश्चन ज्यादा समझ पाओगे। ठीक है, जरा देखते हैं। तो आई बेटा जी क्या होता है, पहला इसमें फॉर्मूला देखो, ये सब फॉर्मूले एक ही तरह के हैं, परेशान ना होइए। ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी ऊपर क्या आएगा, ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नीचे क्या है, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में क्या होता है, इनवर्सली होता है, क्योंकि सीपी पार्टिकल के डायरेक्टली, मोलर मास के इनवर्सली। तो मोलर मास वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर, पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा ये, और मोलर मास में हो जाएगा ये, थ्योरेटिकल ऊपर आ जाएगा, ऑब्जॉर्ब नीचे आ जाएगा। दोनों अच्छे से क्लियर कर लिए हो। अब तीसरा देखो फॉर्मूला बेटा जिसमें ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन होगा तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा उसके पार्टिकल, और बिफोर डिसोसिएशन क्या होंगे उसके पार्टिकल। अगर डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन केस लेंगे, अगर एसोसिएशन होगा तो एसोसिएशन का केस लिया जाएगा। अब देखो इसमें बेटा जी मैं कुछ आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसमें क्या ये समझाने चाहते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा एग्जांपल है, नीचे देखो कुछ और भी नोट दिए गए हैं, और उनको जरा स्टडी कर लो। जैसे देखो इन केस ऑफ डिसोसिएशन आ गया, तो डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। और जरा मैं तुमको समझा देता हूँ। देखो बेटा जी इसमें क्या कहना चाहता है, जैसे मान लो कि NaCl है, तो NaCl टूटेगा तो किस में टूटेगा, Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। तो देखो इसमें तुम I निकालना चाहते हो, एकदम देखो जैसे ये अभी पढ़ा है, जस्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में देखो। तो ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो देखो ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या इसको ऐसे समझो, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, खाली मोलर मास को भी छोड़ दो, समझ गए अच्छे से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स है, 2, और यानी कि जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ था तब कितने पार्टिकल थे, यानी कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, तो इसको सिंपली क्या कर दोगे, 2/1, तो सिंपली आई वैल्यू कितना आ गया, 2। तो डिसोसिएशन के केस में आई वैल्यू देखो कितना है, 1 से ज्यादा होगा। यही क्वेश्चन बेटा जी 2024 में अभी रिसेंटली ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगा जब डिसोसिएशन का केस होगा, तो I > 1 होगा, और एसोसिएशन के केस में I < 1 होगा। तभी मैं आपको अच्छे से कहता हूं कि कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ते चलो और टॉपिक वाइज PYQ क्वेश्चन करते चलो। तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देता हूं, टॉपिक वाइज जो मेरा सॉल्यूशन चैप्टर का PYQ है उनको आप जरूर अच्छे से लगाते चले। तो जैसे जैसे मैंने पढ़ा दिया है वैसे वैसे टॉपिक वाइज PYQ लगाते चलेंगे तो सारे कंटेंट आपको अच्छे से रट जाएगा। ठीक है, एक और देखो एग्जांपल लेते हैं बेटा जी, जैसे मान लो कि हमारे पास KCl आ गया, तो KCl आ जाएगा तो क्या करोगे, K+ है Cl- है, तो I निकालोगे, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो। तो ऑब्जॉर्ब Cp कितना इसमें है, या देखो ये थोड़ा आसान फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो पार्टिकल कितने हैं आफ्टर डिसोसिएशन, 2, पहले कितना था 1, तो I की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, सिंपलेस्ट। अगला बेटा जी एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कुछ कहोगे कि अभी तो सर आसान आसान एग्जाम्पल करा रहे हैं, जैसे देखो K2CO3 आ गया, तो मेन क्या ना इसको तोड़ना अच्छे से आना चाहिए। तो तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, 2K+ में टूटेगा, और बेटा जी किस में टूटेगा, यानी CO3 2- में टूटेगा। बात समझ के अच्छे से। तो अब देखो I निकालोगे तो 2 कैटायन है, 1 एनायन है, तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स हैं, 3। बिफोर कितना था, देखो बिफोर हमेशा क्या ना जनरली 1 ही आएगा। बात समझ गए, तो ये आ गया आपका I निकालने का तरीका हो गया। तो अब इसमें क्या तरीका है कि जितने भी यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आप उसमें I से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी जितने भी आपके राइट साइड में फॉर्मूला दिख रहा है उन सब में I से इंसर्ट कर दोगे, तो चाहे कैसा भी सॉल्यूट आए उन सब का एक्यूरेट मोलर मास निकाला जा सकता है। तो पहला बेटा जी क्या था, RLBP, फॉर्मूला क्या होता है, P0A - PS IXB कर दोगे। इसमें एलिवेशन डेल्टा TB होता है तो IKB इंटू मोलैलिटी कर दोगे। अगला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, बेटा जी क्या कर दोगे, IKF इंटू मोलैलिटी कर दोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई = ICRT कर दोगे। तो इतनी बातें बेटा जी आपने अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे कोई अगर डिसोसिएट करेगा तो उस केस में कितना वो डिसोसिएट करेगा, तो उसको एक्सप्रेस करते हैं अल्फा से, अगर एसोसिएट करेगा तो उसको बीटा से कहते हैं। तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, यानी इन टर्म्स ऑफ आई, अल्फा और आई में क्या रिलेशन होता है जब ये आपका डिसोसिएशन होगा, जब एसोसिएशन होगा तो बीटा और आई में क्या रिलेशन होगा। तो बेटा जी अब यहां से हेडिंग डालें, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा इन टर्म्स ऑफ आई। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा जी इसमें देखो मैंने बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और डिग्री ऑफ एसोसिएशन है।
तो इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा किससे, यानी कि इसको बेटा जी एक्सप्रेस किया जाएगा अल्फा से, तो और इसको एक्सप्रेस किया जाएगा बीटा से। तो जब मान लो कि अल्फा और बीटा के टर्म्स में क्वेश्चन दिया जाएगा, न्यूमेरिकल दिया जाएगा, तब कैसे पाई निकाला जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा और आई में रिलेशन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, बीटा और आई में रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ गए। तो पहले देखो हम लोगों ने क्या सीखा, एबनॉर्मल सीखा, फिर क्या किया, उसका वन टॉप फैक्टर ने उसको मॉडिफाई किया। तो देखो कहानी को लिंक करने की कोशिश करो। एबनॉर्मल क्या था, जब इनिशियल केसीएल आ गया तो इनके मोलर मास में डिफिकल्टी पाया गया, कैलकुलेट आसानी से नहीं हो पाया, तब फिर कौन सुधार किया, वन टॉप फैक्टर ने इसको इंप्रूव किया। अब वन टॉप फैक्टर ने इंप्रूव कर दिया, तो NaCl जब टूटेगा तो कितने एक्सटेंट से टूटेगा, इसमें अल्फा दिया जाएगा, और डिसोसिएशन केस में, एसोसिएशन का केस होगा तो बेटा जी इसमें बीटा दिया जाएगा। तो जरा देखो इसको कैसे रिलेट किया जाएगा। तो क्लास 11th में हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं। तो इनिशियली मान लेते हैं एट t = 0 पे इनिशियल मोल कितना होता है, 1 मोल होता है। तो प्रोडक्ट बेटा उस समय कुछ नहीं बनता है, तो 0 लिख दोगे। अब मान लेते हैं कि अल्फा डिसोसिएट होता है, तो रिएक्टेंट से क्या होगा, रिएक्टेंट में से रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होता है। अब कितने में से कम हो जाएगा, तो इसको लिखोगे, देखो ये इनिशियली था बेटा जी, तो ये क्या लिख लोगे, इनिशियली, और यहाँ पर क्या लिख लोगे, एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम का सिचुएशन आएगा तो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट टाइम के साथ बनता है। तो मान लेते हैं कि अल्फा क्या हो गया, डिसोसिएट हो रहा है, कितने में से, 1 में से, तो 1 माइनस अल्फा लिखोगे। तो समझ गए मेरी बात को, रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होता है और प्रोडक्ट टाइम के साथ बनता है बेटा जी। तो इसमें क्या हो गया, देखो इधर जितना मोल होगा उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अच्छे से समझ गए मेरी बात को। तो अब क्या लिखोगे, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम मतलब ये तुम्हारा केस है, डिसोसिएशन का केस है। एट इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे, देखो जहां पर हम ये वाला केस करेंगे वैसे रिलेटेड ये भी करेंगे। तो एक को समझ लो, दूसरे में क्या करो, अच्छे से अप्लाई कर दो। बेटा जी इसमें कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट हो गया, एट इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट के पार्टिकल्स कितने हैं, 1 माइनस अल्फा, प्रोडक्ट के कितने पार्टिकल्स है, n अल्फा हो गया। समझ गए मेरी बात को। बेटा जी कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास अल्फा कॉमन ले लो, तो अल्फा जब कॉमन लोगे तो n माइनस 1 आएगा। मेरी बात समझ गए। तो ये आ गया आफ्टर डिसोसिएशन आ गया, एट इक्विलिब्रियम पे यानी कि कितने पार्टिकल्स हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो ये देखो रिलेशन आ गया, तो रटना नहीं है, डायरेक्ट इसको समझो अच्छे से। अब मेरे को बेटा जी क्या निकालना है, वन टॉप फैक्टर आई में रिलेशन निकालना है। तो वन टॉप फैक्टर आई का देखो जो फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ, इसलिए क्या रहा कि देखो ये सब पहले से मैं स्क्रिप्ट लिख देता हूँ तो समझाने में क्या यानी कि जो पहले से लिखा रहता है तो केवल समझाना रहता है, तो टाइम बचता है इससे। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, तो मैं करके दिखा देता हूँ, डिसोसिएशन। ठीक है बेटा जी, ये आपके पास लिखोगे। नीचे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। समझ गए मेरी बात को। अब देखो आई का ये फॉर्मूला हो गया, अब वैल्यू पुट कर दोगे। तो आफ्टर यानी कि डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स है, तो इतना पार्टिकल्स है, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ये आ गया अच्छे से। तो मुझे अल्फा देखो निकालना है, तो आई को इधर ले आओ, तो i माइनस 1 अल्फा n माइनस 1 हो जाएगा। अब बेटा जी अल्फा जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, i माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ आई। तो देखो इस पे अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में बनते हैं, तो मैं भी कराता हूं, पहले इसको अच्छे समझ के नोट डाउन कर लो। अब देखो इस वाले केस में आते हैं, तो देखो सामने क्या ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन से बेटा जी फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या मतलब डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो देखो एसोसिएशन के केस में क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल विच कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल। और उसमें क्या हो रहा था, यानी कि सिंपलर आयंस में टूट जा रहा था। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने देखा ही था, जैसे बेटा जी एग्जाम्पल क्या था, NaCl था, तो Na पर प्लस आएगा और Cl पे माइनस आएगा। तो डिसोसिएशन देखो नाम में ही हिंट छिपा हुआ है, डिसोसिएशन में सिंपलेस्ट आयन में टूट जाना, और एसोसिएशन में क्या हो गया कि जॉइंट मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाना। इसमें फेमस एग्जांपल एसिटिक एसिड बेंजीन, नोट डाउन करना अच्छे से, बेंजीन को हाईलाइट कर देना है। अगर बेंजीन नहीं होगा तो सिंपलेस्ट क्या कहते हैं, डिसोसिएशन का ही केस में आ जाएगा। मेरी बात समझ गए। अब देखो जरा इसमें, तो बेटा जी इसमें क्या लोगे, इनिशियली हम लोग
इनिशियली एक ले लोगे, ठीक वैसे जैसे किए थे, तो एक ले लोगे यहाँ पर, तो ये एक हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब इसमें से बीटा क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अब देखो बीटा क्या हो गया, डिसोसिएट नहीं एसोसिएट हो गया, सॉरी इसमें। तो इधर क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं कम हो जाते हैं, तो पार्टिकल्स कम हो जाएगा तो मतलब उतने से आप डिवाइड करोगे, ये इसका मतलब है। उधर क्या हो रहा था कि एन अल्फा में टूट जा रहा था, इधर क्या हो रहा था कि इधर पार्टिकल्स आपके सिंपली कम हो जाते थे। याद करो एग्जांपल, जब 2 मोल एसिटिक एसिड लिया था तो इधर क्या हो जा रहा था, ट्वाइस बन जा रहा था। तो इधर पार्टिकल ज्यादा था और प्रोडक्ट में पार्टिकल कम है, तो कम है तो इसको डिवाइड से दिखाया जाएगा, कम है तो डिवाइड से, और इधर क्या है मल्टीप्लाइड से, तो मल्टीप्लाइड में वैल्यू ज्यादा हो जाता है और डिवाइड में वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए इसको n के टर्म्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब जो भी आपका बीटा होगा इधर आप डिवाइड करोगे, तो टोटल पार्टिकल्स निकालोगे इसमें। तो बेटा टोटल पार्टिकल्स कितना आ गया, टोटल आपके पास बेटा जी कितना आ गया, पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम पे टोटल पार्टिकल्स कितना आ गया, तो सिंपलेस्ट जोड़ दो 1 माइनस बीटा और प्लस बीटा बाई क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो तो 1 आप इसमें कॉमन ले लोगे, यानी 1 को लिख लो, बीटा कॉमन ले लोगे तो 1 बाई एन माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो फिर इसके लिए आप क्या करोगे, आई निकालोगे, तो आई बेटा जी वैसे ही है। अब इस बार देखो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आएगा, आफ्टर एसोसिएशन आएगा, तो फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, इस बार क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। बेटा जी क्या लिखोगे, इसको एसोसिएशन लिखा जाएगा। फिर नीचे क्या लिखोगे आप, बिफोर एसोसिएशन, नीचे क्या लिखोगे, बिफोर एसोसिएशन, ठीक है। देखो इसमें वाले में क्या था, अगर आप देखोगे, हाँ ठीक है, तो इसमें आप नीचे 1 लिख दोगे, समझ गए मेरी बात को। देखो क्या था कि आई आफ्टर डिसोसिएशन ये पार्टिकल्स थे, बिफोर क्या था आपके पास, एक था, इनिशियली एक था, तो ठीक देखो ऐसे यहां भी लिखोगे आप। तो अब देखो आई क्या था, यानी इसमें आफ्टर एसोसिएशन क्या है, ये है, तो 1 प्लस बीटा और ये क्या हो जाएगा 1 बाई एन माइनस का इतना आ जाएगा, ठीक है। इनिशियली कितना लेते हो, एक लेते हो, तो नीचे एक ही लिखोगे। अब इसको देखो सॉल्व करोगे तो आई माइनस 1 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बीटा और ये बेटा जी 1 बाई एन माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब जब यहाँ से बीटा निकालोगे तो बेटा जी क्या आ जाएगा, आई माइनस 1 और ये एन यानी 1 बाई एन माइनस 1। अब देखो तुम्हारा इसमें क्वेरी ये बन रहा होगा कि एन क्या होता है, देखो यहाँ भी एन था, यहाँ भी एन था, तो सिंपलेस्ट बेटा जी क्या हो गया कि एन जो शो करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो करता है, यानी ये किसको शो करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो करेगा, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें इस पे क्या ना क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तभी आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखो चलो क्या है ना कि क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन तुम्हारा बेटा जी कैसे आता है, तो आओ जरा इसको समझते हैं। क्वेश्चन इस पे देखो कैसे आया है और बोर्ड में क्वेश्चन देखो कैसे आया हुआ है, आओ देखो जरा समझते हैं इसको, ठीक है। और जैसे मान लो कि मैं 1-2 क्वेश्चन पहले अपने से क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मान लो बेटा जी NaCl है, ठीक है ना, NaCl दिया गया है, KCl दिया गया है, इसमें अल्फा की वैल्यू दिया गया है, पूछा गया है NaCl हैविंग, मैं अपने से क्वेश्चन को क्रिएट कर देता हूँ, NaCl हैविंग अल्फा इज 0.25 या इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं 25% दिया गया है, यानी इसमें अल्फा कितना है 25% दिया गया है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, तो अल्फा एंड आई में क्या रिलेशन हो गया, या आई की वैल्यू क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ये इसका को मतलब है। तो आओ देखो करते हैं बेटा जी, जब NaCl होगा तो NaCl का फॉर्मूला यानी डिसोसिएशन का केस है, NaCl और KCl क्या आएंगे, डिसोसिएशन केस में आएंगे। तो इसको जब तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, तो पहले तोड़ लो अच्छे से ना, ये कितना हो जाएगा Na प्लस हो गया और बेटा जी क्या हो गया Cl माइनस हो गया। अब देखो अल्फा कितना दिया गया 25% दिया गया है, तो 25 दिया गया है तो इसका फ्रैक्शन निकालो, क्योंकि फ्रैक्शन में ही निकालना जरूरी है, क्योंकि 25 ऐसे नहीं रखना है, जब भी परसेंटेज आ जाए तो फ्रैक्शन निकालो इसका, क्योंकि अल्फा और बीटा बेटा क्या होता है फ्रैक्शन के टर्म में निकाला जाता है। समझ गए, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या रिलेशन होता है, अल्फा i माइनस 1 n माइनस 1, अभी लोगों ने पढ़ा अच्छे से, अल्फा कितना आ गया 0.25 आ गया, i माइनस 1 ऐसे रहने दो, n देखो यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो n क्या होता है बेटा जी, जितने आपके आयंस हैं
आयंस मतलब कैटायन और एनायन का सम हो गया। तो कितना कैटायन है, एक कैटायन है एक एनायन है, तो 2 माइनस 1 कर दोगे तो बेटा जी कितना आ गया आपके पास 0.25, और ये कितना आ जाएगा i-1, नीचे तो एक ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो i की वैल्यू बेटा जी कितना आ गया 1.25 आ गया। तो देखो i की वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब मेरी बात समझ में आ गया। जैसे मान लो कि मेरे पास एक और मैं क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं, जैसे AlCl3 दिया गया है, इसमें अल्फा की वैल्यू बेटा जी दिया गया है मान लो 75% दिया गया है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो जब डिसोसिएशन आता है तो मैंने लिखवाया था डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आता है और डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से कम आता है। डिसोसिएशन केस में आई की वैल्यू 1 से ज्यादा, एसोसिएशन केस में आई की वैल्यू 1 से कम आता है। तो एसोसिएशन का एग्जांपल बेटा जी फिक्स है, जब भी एसिड को बेंजीन में बोल दे, जब भी एसिड मतलब एसिटिक एसिड हो सकता है, बेंजोइक एसिड हो सकता है, तो ये समझ जाना कि आपका कौन सा केस है, डाइमर वाला केस है और ये एसोसिएशन फॉर्म करेगा। और एसोसिएशन के केस में बेटा जी क्या होता है, आई की वैल्यू 1 से कम आता है क्योंकि इसमें 1/n था। ठीक है, तो एसिड बेंजीन है, डाइमर बन जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से, दो ही वर्डिंग फिक्स है इसमें, एसिटिक एसिड है और बेंजोइक एसिड है। तो अब मैं इस एग्जांपल को करा के दिखा देता हूं। तो बेटा जी कितना आएगा 0.75 आएगा इसका। फिर क्या करोगे i-1, एन देखो कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है, अब देखो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालोगे। तो जितना तुम्हारा एटम्स दिख रहा है ना उसके डिजिट को देखो, यहाँ पर 1 था यहाँ पर 3 था, तो टोटल कितना कर दोगे, जोड़ दोगे पैसे की तरह। यहाँ क्या था, सोडियम 1 Cl 1 था, तो जोड़ दोगे तो 2 आ गया। यहाँ कितना आएगा 4, तो 4 में से 1 गया कितना 3, तो i-1 3 बचेगा। इधर कितना हो गया 0.75, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा जी कितना आ गया, तो ये 5 3 15 आ जाएगा, 17 के 21, 21 और 22, ये 2.25 आ जाएगा। अब इसमें आई में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.25 आ जाएगा। देखो आई की वैल्यू कितना आ गया बेटा जी, ये इतना आंसर आ गया 2 + 1, ठीक है ना, यानी 5 3 15, 17 के 21 22, ठीक है 2.25 आएगा। आई उधर जोड़ दोगे तो 3.25 आ जाएगा। गॉट इट बेटा जी, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन करने का तरीका है। अब देखो मेरे को इसमें बोर्ड में जो क्वेश्चन आया हुआ है, अभी रिसेंटली जो बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखो मैं करा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा पूरी तरह से। कॉन्सेप्ट जो मैंने है, कॉन्सेप्ट आपको बेटा जी पूरी तरह से मैंने समझा दिया है। अब देखो जो रिसेंटली बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था उसको कर लेते हैं। तो बेटा जी इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जरा पढ़ते हैं अच्छे से। प्रिडिक्ट द वेदर द वांट ऑफ फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर देन 1 व्हेन द एथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व इन बेंजीन। क्वेश्चन समझ पाए, प्रिडिक्ट द वेदर वांट ऑफ फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर देन 1 व्हेन एथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व इन बेंजीन। यानी एथेनोइक एसिड को जब बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है तो वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या आएगा। ये देखो ये केस एसोसिएशन का होगा, जब एसोसिएशन का बेटा जी केस आएगा तो आई की वैल्यू क्या आएगा, <<1 आएगा। बस इतना ही आंसर लिखना था इसमें, 1 मार्क का पा जाओगे क्वेश्चन। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा गया था। डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो इसमें न्यूमेरिकल दिया गया है, तो यही मैं आपको बेटा जी न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl2, यानी कि मेरे को क्या निकालना है, CaCl2 का मास निकालना है। इसका बेटा जी मोलर मास दिया गया है, इसका मोलर मास कितना दिया गया है, 111 ग्राम पर मोल दिया गया है। तो पेपर में आपको देखो सब कुछ क्या ना इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, आपको मोलर मास वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ देता है बेटा जी ठीक है। टू बी डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी इसको कितने में डिजोल्व करता है, 500 ग्राम वाटर में बेटा जी डिजोल्व करता है। क्लियर हो गया अच्छे से। फिर क्या पूछता है टू इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन। जब इसको डिजोल्व किया गया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना, यानी कि 2 केल्विन पाया गया, फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन, एज्यूमिंग दैट CaCl2 अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। यानी इसमें क्या बोला जा रहा है कि CaCl2 जो है ना इज कंप्लीट डिसोसिएशन बेटा जी, ये इसमें बोला जा रहा है लैंग्वेज। तो कंप्लीट डिसोसिएशन है तो इसका क्या मतलब है कि अल्फा जो है 100% है। मेरी बात समझ गए, क्योंकि जब भी कंप्लीट डिसोसिएशन बोल दे तो उस केस में अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन बेटा जी मेरे को निकालना क्या है, WB निकालना है और फ्रीजिंग बोला गया है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज किया जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट का यूज किया जाएगा। तो इसमें सब जितने भी अब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर के, आप क्या करोगे इसमें वांट ऑफ फैक्टर आई से मल्टीप्लाई करके ही निकालोगे। तो इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, आई और बेटा जी क्या आएगा, KF इंटू मोलैलिटी आ जाएगा।
तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलिलिटी आ गया। अब देखो डेल्टा टी एफ कितना दिया गया, 2 केल्विन दिया गया है ठीक है। आई देखो कैसे निकालोगे, CaCl2 है तो CaCl2 है तो मुझको डायरेक्ट अगर निकालोगे तो CaCl2 डायरेक्ट निकालोगे तो आई की वैल्यू 3 आएगा। बोलो कैसे, क्योंकि अल्फा जो है 1 दिया गया है। तो चलो अल्फा और आई में रिलेशन क्या होता है, I-1 है N-1 है। मेरी बात समझ गए, अल्फा कितना है 1, I-1 निकालना है, N कितना हो जाएगा। देखो कैल्शियम का 1 एटम, Cl का 2 एटम, तो कितना हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2, तो बेटा जी कितना आ जाएगा, इधर करोगे 2 आ जाएगा, तो 2 और ये I-1, तो I कितना आ गया बेटा जी 3 आ गया। तो ऐसे देखो निकालते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 रख दोगे। अब इसमें स्पेशली बेटा जी KF की वैल्यू दिया गया था, हाँ KF की वैल्यू दिया गया है, KF भी आप नोट कर लो। KF फॉर वाटर, KF वाटर का जो दिया गया है 1.86 दिया गया था, केल्विन केजी मोल इनवर्स दिया गया है, ठीक है। तो ये 1.86 हो गया। एन देखो मोलैलिटी है तो मोलैलिटी को तोड़ा जाए, तो मोलैलिटी को जब तोड़ोगे तो कितना लिखोगे NB, तो NB को क्या लिख सकते हो WB। MB बेटा कितना दिया गया है, ये मोलर मास है 111 दिया गया है, ये 1 हो जाएगा। अब क्या होता है WA इन केजी होता है जो कि ग्राम में दिया जाता है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन किया हुआ है, तो इतना हो गया। अब ये मेरे को चाहिए केजी में, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 पलटी मारेगा। अब देखो ये सॉल्व करोगे 2 बार में कट जाएगा। अब सिंपलेस्ट मेरे को WB निकालना है, तो बेटा जी कितना आ गया 2 × 11 और ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये 3 दूना के 6 हो जाएगा। चलो डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, 2 है ये इधर चला गया, ठीक है सही है। तो 2 × 3 × 1.86 आ गया। देखो 2 से 2 कट जाएगा, स्पेशली आसान कैलकुलेशन, ज़्यादा टफ नहीं है। तो कितना बचा 111। अब देखो ये आप 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 3 जा 18 हो गया, 48 24 25 3 2 5, ये आपके पास आ जाएगा, यानी 111 डिवाइड बाई 2.58 आ गया। तो देखो इसको अप्रोक्स क्या है ना कि 2.5 है, समझो क्या बेटा जी 2.5 है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैं इसको मान लेता हूँ सपोज 2.5, ठीक है। तो ये आपके पास 2.5 हो जाएगा। इसको आप क्या करो ना 10 ऊपर भेज दोगे, क्लियर हो गया। तो देखो कितना आएगा, यानी कि 2500 के 100 होता है, तो आपके पास कितना आ गया 4। देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, 100 हो गया, 11 और 10 बचा, 110 हो गया। फिर कितना हो जाएगा 4 बार में जाएगा, क्लियर हो गया। तो फिर कितना बचेगा बेटा जी 100, तो 44 बोलो 4 ग्राम आ जाएगा, ये ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा जी इसमें क्या मैंने आपको सिखाया कि कैसे वन टॉप फैक्टर वाले क्वेश्चन को किया जाता है। तो आज से मेरा देखो वीडियो लेक्चर क्या है ना कि जितने भी सॉल्यूशन के कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दिया है। अब इसमें जितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस है बेटा जी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, अपने लाइव वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को मैंने इसमें रिकॉर्डेड वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब जो भी आपके क्वेरी होंगे, डाउट्स होंगे, हम उसको लेंगे लाइव क्लास में, डाउट्स लेंगे, ओके। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को आगे प्रोवाइड करें ताकि और भी बच्चों को इस पर बेनिफिट मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही। आज से सॉल्यूशन चैप्टर बेटा क्या हो गया, द एंड हो गया। आज से सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और उससे जो मैंने 1-1 2-2 क्वेश्चन कराए हैं वो सारी चीजें आ गया है। अब आज के बाद से हम लोग 2 या 3 लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, लाइव क्लास में, यानी लाइव क्लास में जितने भी हमारे PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ओके, थैंक यू।